हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 1 और यह लेक्चर 5 वीडियो है। आइए इसमें हम लोग जानेंगे क्या होता है मृदा संसाधन। तो देखिए, पृथ्वी की ऊपरी पतली असंगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं उन्हें मृदा संसाधन कहते हैं या मृदा संसाधन कहलाते हैं। कि पृथ्वी के ऊपर की जो पट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, और जो पेड़ पौधे के मतलब उगने के लिए आवश्यकता तो उसमें मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं मृदा संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण योग्य संसाधन है। यहाँ बहुत सारे पौधे का विकास तथा विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण होता है। बहुत प्रकार के जीवों का क्या होता है, पोषण यहाँ पर होता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब मृदा का वर्गीकरण देखिए, मृदा का जो बंटवारा है किस प्रकार से उनका वर्गीकृत किया गया है। तो मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा और पांचवा है मरुस्थलीय और छठा है वन मृदा। तो आइए एक एक को हम लोग जानते हैं। क्या होता है जलोढ़ मृदा, क्या होता है काली मृदा और क्या होता है लाल एवं पीली मृदा। तो इस प्रकार से एक एक को हम पढ़ रहे हैं। आइए आगे जानते हैं जलोढ़ मृदा। देखिए, जलोढ़ मृदा क्या होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाया जाता है। यह मृदा हिमालय के तीन महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा है किन किन नदियों के निक्षेपों से बना है, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इसमें कौन क्या क्या पड़ता है, रेत भी होता है, सिल्ट भी होता है और मृत्तिका भी होता है। तो आइए जलोढ़ मृदा के बारे में और कुछ जानते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इन्हें तो जलोढ़ मृदा को एक होता है बांगर और एक होता है खादर। यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और इसमें कंकड़ ज़्यादा होता है। देखिए, बांगर की क्या बोलना है कि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे हम कहेंगे बांगर, और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उन्हें हम कहेंगे खादर। देखिए, बांगर में क्या होता है, कंकड़ रहते हैं, जबकि खादर जो होता है वो महीन होता है, महीन, और यह उपजाऊ भी होती है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए वीवीआई है, क्योंकि बार बार एग्जाम में जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें बार बार पूछा गया है कि क्या बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करें। तो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, इसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं, यह उतना उपजाऊ नहीं होती है। और खादर में बोल सकते हैं कि यह नई जलोढ़ मृदा होती है, इसमें महीन कण पाया जाता है। कौन लिखा गया है, कौन इसको कर लीजिएगा, यह मृदा उपजाऊ होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। काली मृदा। काली मृदा देखिए, इस मिट्टी से जो मृदा चैप्टर है इससे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और यह जो 1 चैप्टर है जियोग्राफी का वो बहुत ही वीवीआई है, एक तरह से वीवीआई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछते हैं। इस मृदा का रंग काली होती है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो वो होगा काली मृदा। इस मृदा का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। देखिए, कभी कभी पूछेगा किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो हो जाएगा काली मृदा। इस मृदा मालवा के पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर भारत का नक्शा इस प्रकार से है, एक मिनट, नीला पर नीला हो जा रहा है, रुकिएगा एक मिनट, ग्रीन लेते हैं। अगर भारत का नक्शा इस टाइप से है तो ये जो क्षेत्र है गुजरात का जो क्षेत्र है इधर ही मालवा का पठार है, और जो काली मिट्टी होती है इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप इसे समझ सकते हैं। तो यह मृदा मालवा के पठार के क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लाल और पीली मृदा। यह मृदा रेवेदार चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित हुई। इसका विस्तार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों तक है। यह मृदा का रंग लोहा धातु के प्रसार के कारण लाल होता है। और जहाँ पर मतलब लोहा धातु लौह धातु पाए जाते हैं, लॉयस पाए जाते हैं, वहाँ पर मिट्टी क्या होती है, लाल होती है। वहाँ पर मिट्टी क्या होती है, लाल होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानेंगे लेटेराइट मिट्टी। देखिए, लेटेराइट मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा ही, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगा वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी जरूर पाया जाएगा। इस मृदा को अत्यधिक तापमान और मूसलाधार वर्षा की जरूरत होती है। देखिए, यहाँ पर लिखा ही है कि अत्यधिक तापमान और मूसलाधार वर्षा की जरूरत होती है। क्योंकि देखिए, वैसा मिट्टी जहाँ पर मतलब कि कंकड़ नीचे है और जो
कंकड़ में जो मिट्टी रहता है, मतलब जहाँ पर पानी गिरे वो सब पानी में जो छोटे छोटे कंकड़ है वहाँ पर जैसे पानी गिरा और यहाँ पर जो कंकड़ था, कंकड़ ऊपर आ गया और सब जो यहाँ पर देखिए मिट्टी है, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर कंकड़ है पहले से और नीचे मिट्टी है, और यहाँ पर जैसे ही मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है तो सब मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर कंकड़ ऊपर आता है, लेकिन यह मिट्टी है। बोल रहा है कि इस मृदा को अत्यधिक तापमान और मूसलाधार की वर्षा की जरूरत होती है। यह मृदा चाय और कॉफ़ी के उपजाऊ के लिए उपयोगी होती है। इस मृदा का विस्तार केरल और तमिलनाडु, असम के क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि देखिए जहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है वहाँ पर लेटेराइट मृदा अवश्य पाया जाएगा। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, और इस मृदा में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा कम पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, तो है लेटेराइट मिट्टी। और इसका विस्तार किधर पाया जाता है, तो केरल, तमिलनाडु और असम, यानी कि जहाँ जहाँ मानसून का आगमन होता है। एक तरह समझिएगा कि इस तरह से अगर भारत का नक्शा की बात की जाए, इस टाइप से नक्शा है, इस तरह से जो है, तो अगर मानसून इधर से आता है तो मानसून आता है तो सबसे पहले केरल में, कुछ तमिलनाडु में और कुछ असम में वर्षा होती है, इधर मेघालय में। तो जो मूसलाधार वर्षा होती है इसी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर लेटेराइट मृदा बन जाता है। और यह जो मिट्टी होती है चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मरुस्थलीय मृदा, इसका रंग लाल और भूरा होता है। यह मिट्टी रेतीली और लवणीय होता है। यह प्रायः पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, और यह कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि अरावली पर्वत के विपरीत दिशा में। आगे समझते हैं वन मृदा या शुष्क मृदा। तो यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मृदा जो है आमतौर पर कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होता है। इसका विस्तार हिमालय पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाया जाता है, और जो इसका विस्तार है कहाँ कहाँ पाया जाता है, हिमालय पहाड़ियों के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब समझते हैं, ये थे मृदा के प्रकार, और आगे हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपरदन। देखिए मृदा अपरदन क्या होता है, यानी कि अपरदन का मतलब समझेगा कि खत्म होना या टूटना। तो जैसे जैसे मृदा खत्म हो रहे हैं उसे हम कहेंगे मृदा अपरदन। तो भौतिक कारक जैसे हवा और पानी की वजह से जब मिट्टी की ऊपरी परत बहने लगता है या मिट्टी का कटाव होने लगता है, इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि मृदा अपरदन होने का कारक क्या है, कारण क्या है। तो एक समझिएगा पानी और एक समझिएगा हवा। पानी से समझ में आ रहा है, हवा से कैसे होगा सर। तो देखिए हवा से कैसे होता है कि जैसे कि अगर सूखा हुआ ज़मीन है तो हवा जब चलते हैं उस समय भी ये जो धूल कण के रूप में जो उड़ते हैं तब पर भी मृदा का अपरदन होता है। तो वही है कि भौतिक कारक जैसे कि हवा और पानी की वजह से जब मिट्टी की ऊपरी परत बहने लगता है या मिट्टी का कटाव होने लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। इसे आप समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि मृदा अपरदन को मतलब कैसे कैसे हो सकता है। तो एक होता है चादरी अपरदन और एक होता है नलिका अपरदन। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर पर्वत छापा हुआ है। जैसे कि आप समझिएगा कि इस टाइप से अगर ढलान है और ढाल है और यहाँ से पानी जो गिर रहा है तो एक ही ऐसे गिर रहा है, नाली टाइप के गिर रहा है, तो इसे बोलेंगे नालिका अपरदन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर समतल जमीन है और वहाँ से ढलान टाइप का है, ढाल है, तो जो बहाव होता है वो सभी जगह से होता है, एक जगह से नहीं होता है, सभी जगह से होता है। तो इसे हम कहते हैं चादरी अपरदन। और कहीं कहीं होता है कि ढाल होता है तो वो क्या होता है कि नली के समान कटने लगता है वहाँ का भूमि, तो उसे हम कहते हैं नालिका अपरदन। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो मृदा अपरदन दो प्रकार से होता है, कौन कौन, एक चादरी अपरदन और एक नालिका अपरदन। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मृदा अपरदन को कम करने के उपाय। अब देखिए मृदा अपरदन को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो सोपान कृषि। तो सोपान कृषि क्या होता है, तो आइए समझते हैं। देखिए एक तरह से अगर मान लीजिए कि पर्वत है तो पहले यहाँ पर खेती किए, फिर यहाँ पर आरी दिए और फिर इस तरह से बांध दिए, इस तरह से बांध दिए, मतलब कुछ ऊपर हाइट पर, फिर कुछ ऊपर हाइट पर, कुछ ऊपर हाइट पर। जब उसको हम बांध बांध कर खेती करते हैं, ढाल मतलब कि ढलान नुमा बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोपान कृषि। और समोच्च जुताई क्या होता है, तो इसी प्रकार से जो जुताई होता है उसे हम कहते हैं समोच्च जुताई। और दूसरा है कि पेड़ों को कतार में लगाकर, यदि हम पेड़ों को कतार में लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा।
और फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगाकर, और जैसे खेती करते हैं तो उनके बीच क्या कर दें, घास की पट्टी लगा दें ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। और नदियों के किनारे भी पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को देखे होंगे, ज़्यादा देखे होंगे तो नदी किनारे क्या होता है कि नदी की चौड़ाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि नदी किनारे अत्यधिक मृदा अपरदन देखने को मिलता है। हर साल बाढ़ आता है तो मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है। तो आप नदी के किनारे भी पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। तो पूरा प्ले लिस्ट बनाया हुआ है जियोग्राफी का, 1 चैप्टर पूरा यहाँ पर ख़त्म होता है। और पूरा मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।